नालायक बेटा। रामू, वकील साहब कितने बजे तक आ जाएंगे? हमें शाम को निकलना भी है। अगर बाबूजी की वसीयत का नाटक नहीं होता तो हम कल ही निकल जाते। बाबूजी को क्या ज़रूरत थी वसीयत बनाने की? सब कुछ हम तीनों भाइयों का था ही, बराबर बांट लेते हम। दिल्ली में इतनी छुट्टी नहीं मिलती, ना ही बच्चों के स्कूल में और ना ही ऑफिस में, रामू के बड़े भाई बोले। रामू एक भोला भाला और सच्चे दिल का इंसान था। वैसे तो वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से उदास और खामोश हो गया था। और होता भी कैसे नहीं, अभी 13 दिन पहले ही उसके बाबूजी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। बाबूजी सिर्फ उसके पिताजी नहीं थे, उसकी पूरी दुनिया थे। उसकी जान बसती थी उनमें, एक वही थे जिन्हें कदर थी उसकी, वरना दोनों बड़े भाई तो उसे नालायक ही कहते थे। रामू हाई स्कूल में था जब माँ छोड़कर गई थी। उस समय भी उनके दोनों बेटे शहर में अपनी अपनी नौकरी पर थे। केवल रामू ही था उनके पास। मरने से पहले माँ ने रामू का हाथ पकड़कर कहा था, बेटा मुझे वचन दे, तू अपने बाबूजी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा उनका ख्याल रखेगा। रामू ने कांपते हाथों से माँ को वचन दे दिया था। उसने कभी ये बात न अपने बाबूजी को बताई और ना ही अपने भाइयों को। रामू के गांव में सिर्फ इंटर तक ही स्कूल था। बड़े भाई इंजीनियर थे तो उन्होंने इंटर के बाद रामू को शहर बुलाया और इंजीनियरिंग करने की सलाह दी। छोटे भाई जो खुद एक डॉक्टर थे, उसने भी रामू को पूछा कि उसे जो भी पढ़ना है वह उनको बता सकता है, किसी भी अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया जाएगा। रामू पढ़ना चाहता था, लेकिन अपनी भाभीयों के व्यवहार की वजह से उनके पास जाने की हिम्मत न पड़ती। बड़े भाई की शादी तो माँ के सामने ही हो गई थी पहले, तब भी बड़ी भाभी कभी कभी गांव आ जाया करती थी, लेकिन अब तो उन्हें गांव आने में शर्म आती है। छोटे भाई ने भी माँ के जाने के 1 साल बाद ही अपने साथ काम करने वाली डॉक्टर से शादी कर ली थी। उनको तो हमारे साथ उठना बैठना वैसे भी पसंद नहीं था। ऐसे में बाबूजी को वहाँ रखना सही नहीं होगा और उनको गाँव छोड़ के भी नहीं जा सकता अकेले। भोलू काका ने तो कहा था कि चले जाओ रामू बेटा, मैं रख लूँगा बाबूजी का ध्यान, लेकिन रामू का मन नहीं माना और उसने आगे न पढ़ने का निर्णय लिया। बाबूजी ने बहुत समझाया था, लेकिन रामू अपने निर्णय पर अटल रहा। दोनों भाइयों के साथ साथ गांव के और भी लोग बाबूजी से कहते कि उनका छोटा बेटा तो नालायक निकला। बाबूजी कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा जाते थे। रामू ने गाँव में ही रहकर खेती करना शुरू किया और इतनी मेहनत की कि हर साल सबसे ज़्यादा फसल राजू के खेत में ही होती। फसल बेचने के बाद जो पैसा मिलता बाबूजी उससे और ज़मीन खरीद लेते। धीरे धीरे राजू की मेहनत रंग लाई और आसपास के गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन राजू और उसके बाबूजी के पास थी। बाबूजी हमेशा कहते कि ये ज़मीन तेरे नाम करा देता हूँ, लेकिन वह हमेशा बाबूजी के नाम ही करा देता। बाबूजी ने पास के ही गांव की एक लड़की से रामू की शादी करवा दी थी। शादी से पहले रामू ने कहा था कि एक बार वह संगीता से बात करना चाहता है। उस समय सबने उसका मजाक बनाया था, लेकिन बाबूजी ने हंसकर हाँ कह दिया था। रामू जब संगीता से मिला तो उसने माँ के वचन के बारे में बता दिया था और यह भी कह दिया था कि भविष्य में कभी भी वह उसे भाभीयों की तरह शहर जाने को न कहेगी। वह अपने बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। रामू का अपने पिता के प्रति इतना प्रेम देखकर संगीता तो वैसे भी उसकी दीवानी हो गई थी। वह अक्सर कहती भी थी कि वह बहुत खुशनसीब है जो उसे रामू जैसा देवता पति मिला है। रामू की भाभी इतनी घमंडी थी कि वह संगीता को 3rd क्लास लड़की कहकर ही बुलाती थी। संगीता यह सोचकर जवाब न देती कि साल में कभी कभी तो आते हैं ये लोग, अब क्या बहस करें इनसे। बाबूजी की तो आंखों के तारे थे संगीता और रामू। भैया वकील साहब आ गए हैं, रामू के छोटे भाई ने कहा। सारा परिवार आंगन में इकट्ठा था। गांव के कुछ बुजुर्गों को भी बुलाया गया था। वकील साहब ने रामू और उसकी पत्नी को भी बुलाया। बड़ी बहुएं और बेटे बहुत खुश थे, सोच रहे थे अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर शाम को निकल जाएंगे। वकील साहब ने सबको बैठने के लिए कहा और वसीयत पढ़ना शुरू किया। प्रिय गांव वालों और मेरे लायक बेटों, तुम सबको हमेशा यही लगता रहा कि मेरा रामू नालायक बेटा है, लेकिन मैं तुम्हें बता
बता दो, उस जैसे लायक बेटे सदियों में जन्म लेते हैं। वह है तो मेरा बेटा, लेकिन हमेशा मेरी माँ बनकर मेरा ख्याल रखा। अपनी माँ को दिए वचन के लिए उसने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता अगर मैं उसकी और संगीता की बातें नहीं सुनता। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब मेरे रामू की मेहनत का नतीजा है, इसलिए मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे नालायक बेटे रामू का है। मेरी किसी भी चीज़ पर मेरे उन लायक बेटों का कोई अधिकार नहीं है जिन्होंने कभी पलट कर ये नहीं देखा कि मैं कैसा हूँ, मुझे क्या चाहिए। मैं जब जब बीमार हुआ मेरे रामू ने ही मेरी देखभाल की। मेरे दोनों बेटों ने तो मुझसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। मेरी पत्नी के सारे गहने सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू संगीता के हैं। उन गहनों पर मेरी शहरी बहुओं का कोई अधिकार नहीं है, जिनको हम गांव वालों के साथ खड़े होने में शर्मिंदगी महसूस होती है। बाबूजी की वसीयत पढ़ी जा चुकी थी और वो सभी लोग जो रामू को नालायक बेटा कहते थे मुंह लटकाए खड़े थे। दोनों भाई भी गुस्से में अपने अपने परिवार के साथ जा चुके थे हमेशा के लिए। उस आंगन में खड़ा रामू उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को सबसे ज़्यादा गरीब महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी असली दौलत उसके बाबूजी थे जो हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर व कमेंट करें।